Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good and healthy. Stay home, stay safe. I hope my students are enjoying this video, they are learning through it. And thank you for supporting and appreciating my videos. So today my new video, chapter number 10, Accounts and Audit. You can ping me your doubts in the comment box. So let's start our new chapter. So let's start our chapter Accounts and Audit. Okay. अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे समझिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं एक स्कूल का। स्कूल कह लीजिए, कॉलेज कह लीजिए। तो जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आप एडमिशन फॉर्म भरते हैं, डेली आपकी अटेंडेंस होती है तो उसका रिकॉर्ड होता है। एग्जाम होता है तो एग्जाम आपके आंसर शीट्स हमारे पास अवेलेबल होती है, उसका रिकॉर्ड होता है। फिर आपकी मार्कशीट जनरेट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी आप फीस पे करते हैं, कॉलेज अथॉरिटीज के पास उस फीस का भी डेटा होता है, रिकॉर्ड होता है। और इस फीस से टोटल कॉलेज की कितनी इनकम बनी या फिर स्कूल की इनकम बनी, प्लस गवर्नमेंट ने जो वहां से उन्हें ग्रांट्स दी, और इस इनकम को इन्होंने कहाँ पे यूज करा एज एक्सपेंस। तो ये सारा रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हॉस्पिटल का। अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं, उन पेशेंट्स के प्रॉपर पर्टिकुलर्स, उनके नेम, एड्रेस एंड ऑल, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स, उनको क्या डिजीज थी, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया गया, उनसे जो पेमेंट हमने ली वो पेमेंट का भी डेटा होता है। उस पेमेंट को कैसे यूटिलाइज करा। अब अगर हॉस्पिटल है तो वो मशीनरी खरीदेगा, मशीनरी इन द सेंस कि जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए। यानी कि इस तरह से अगर हम इस बात को समझे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मेंटेन करने के साथ साथ उनका रिकॉर्ड होना भी जरूरी है। ओके, हमारे पास सारा डेटा होना चाहिए। उसके बाद मैं आपसे एक बात करती हूँ। सपोज कीजिए अब ये ऑर्गेनाइजेशन अपना सारा डेटा मेंटेन करती है, इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं कंपनी के लहजे में बात करूँ तो कंपनी करती क्या है? कंपनी क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है। अब बिजनेस करती है तो सपोज कीजिए कंपनी ने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करा। प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद कंपनी क्या करेगी? उन्हें मार्केट के अंदर सेल करेगी। अब जब कंपनी प्रोडक्ट्स को सेल करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, यानी कि उसकी इनकम। अब इस इनकम को वो क्या करेगी? इसमें से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेगी और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी अपने शेयर होल्डर्स में, और फिर दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। यानी कि एक साइकिल इस तरह से चलता रहेगा। अब जो हमारा चैप्टर है वो हमारा चैप्टर इस पे बेस्ड है कि जो भी एक कंपनी का डेटा होता है, हमें उस डेटा का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ओके, हमें उस डेटा का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ, जब इनकम आएगी तो हमारे पास पैसा आता है। व्हाट कम्स इज टू बी डेबिट। जब हम एक्सपेंस करेंगे तो हमारे पास से पैसे जाएगा। व्हाट गोज आउट इज टू बी क्रेडिट। तो बेसिकली यहाँ पे अब मैं आपसे अकाउंटिंग की बात कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे दूसरी चीज समझिएगा कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका P&L अकाउंट बनाते हैं। P&L अकाउंट के बाद आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, देन कैश फ्लो। ओके, अब हम इसी के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि कंपनी के लिए ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स है ये भी तो इम्पोर्टेंट हुए। यानी कि कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा भी मेंटेन करना पड़ेगा। यहां से हमने समझा था कि डेटा मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। ओके, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेटा मेंटेनेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। नाउ अब यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इन सारे अकाउंट्स की। अब हम अकाउंट्स हमारे किससे लिंक्ड होंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब जब भी पूरे चैप्टर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो समझ लीजिएगा कि हम सारे अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमारा ये चैप्टर बेस्ड है किसके ऊपर? ऑडिटिंग के ऊपर। अब ऑडिटिंग क्या है? बेसिकली सपोज कीजिए एक कंपनी है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड कहती है कि उसके बैलेंस शीट में वो शो करती है उसके पास एसेट्स है बहुत सारे। ओके, सपोज करिए वो कहती है मेरे पास 10 लाख के एसेट्स हैं, और मैं देखती हूँ कि 10 लाख के एसेट्स है और कंपनी के पास लायबिलिटीज भी कम है और कैपिटल अच्छी खासी है। सपोज कीजिए लायबिलिटीज हो गई 3 लाख और कंपनी के पास कैपिटल है 7 लाख। मुझे कंपनी अच्छी लगती है तो मुझे लगता है कि मुझे इस कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए अगर ताकि
कंपनी जो है पब्लिक का फेथ विन कर सके, इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो कंपनी अपनी ये स्टेटमेंट दे रही है ये बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, ये वर्ड को आप ध्यान रखेंगे, ट्रू एंड फेयर। यानी कि कंपनी ये जो जनरल पब्लिक है इसके साथ धोखा नहीं कर सकती है, इसको डिसीट नहीं कर सकती है। कंपनी को बहुत ही ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो अब हम इस चैप्टर में दो चीजें समझेंगे, एक तो अकाउंट्स को मेंटेन करना और दूसरी चीज उन्हीं अकाउंट्स का क्या कराना, ऑडिट कराना। ऑडिट का बेसिकली मतलब क्या है, एग्जामिनेशन। ऑडिट का मतलब क्या है, एग्जामिनेशन। किसकी एग्जामिनेशन, अकाउंट्स की। अब एक टीचर आपको पढ़ाता है, उसके पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो एग्जाम्स में क्या है, एक तरह की एग्जामिनेशन की आपने क्या पढ़ा और टीचर ने क्या पढ़ाया, और फिर आपके मार्क्स उसको रिवील करते हैं। ओके, तो यानी कि अगर हम समझे तो जब तक यहाँ हम है, टीचर पढ़ा रही है तो वो क्या हो रही है, अकाउंटिंग। उसके बाद उसकी एग्जामिनेशन जब ऑडिटर बुक्स को एग्जामिन करते हैं, यानी कि जब ऑडिट होता है। और तीसरी चीज, जब ये फाइनल मार्कशीट हमें मिलती है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें मिलती है ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमारा ऑडिटर हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का एक बेसिकली आपको समझाने के लिए स्टार्टिंग थी। अब अगर बात चैप्टर की ब्रीफिंग हमने समझ ली है कि हमारा चैप्टर अकाउंट्स एंड ऑडिट के ऊपर है। अब हाँ, ये जो पीपीटी फॉर्म में नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स एंड ऑडिट से। अकाउंट्स बेसिकली क्या है, अकाउंट रिकॉर्ड होता है किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम का। ये ट्रैक करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, जैसे कि एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। और ऑडिट क्या है, इन ही अकाउंट्स की एग्जामिनेशन जो होती है, ऑफिशियल इंस्पेक्शन जो होती है बाय द इंडिपेंडेंट बॉडी, वो क्या कहलाता है, ऑडिट। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 जो है कंपनीज एक्ट का, वो कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सारी ही रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी हम बिजनेस में लेन देन कर रहे हैं, सारी सेल्स परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी कंपनी के एसेट्स है, लायबिलिटीज है, ये सारे होने चाहिए। उसके अलावा आइटम्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड, जो कि कुछ आइटम सेक्शन 148 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। जब आप पीपीटी में इसको देखेंगे तो वहां पे ऑलरेडी आपको लिंक प्रोवाइडेड है। थोड़ा सा नेट स्लो है। अब यहाँ पर जो कुछ सेक्शन 148 के अंदर कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, वो आइटम्स कॉस्ट के रिगार्डिंग है कि कंपनी अगर इन प्रोडक्ट्स पे खर्चा करती है, ये जो कॉस्टिंग है कंपनी की, ये इसके लिए भी कंपनी को क्या होना चाहिए, कंपनी प्रोवाइड करे डेटा सारा कि कंपनी ने ये कहाँ पर खर्चा किया है। देखिए, एक दो एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी पूरा आप इसको वहां पे रीड कर सकते हैं। देखिए, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर के थ्रू in respect of such class of companies engaged in the production of such goods and services may be prescribed direct that particulars relating to utilization of, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, utilization of material और labor और other items of cost, तो इन सब का भी रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन करेगी। अब ये हमारे एग्जाम के लिए वैसे इतना रेलेवेंट नहीं है, आपको जो याद रखना है वो याद रखना है सेक्शन 148 को बस। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पे समझिएगा कि कंपनी का क्या ऑब्लिगेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले प्रिपेयर करिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, BOA स्टैंड्स फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, सपोज कीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर रहा 2008 से 2009, ठीक है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करनी है, यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट 9 to 10, फिर 10 to 11। ऐसा नहीं है कि आपने 9 to 10 में बना ली, ठीक है, आप 10 to 11 में नहीं बनाएंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, एक्रूअल बेसिस एंड डबल एंट्री सिस्टम। इस हिसाब से आपको बुक्स को बनाना है, एक्रूअल बेसिस पे और डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना है। अब ध्यान रखिएगा, आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ट्रू और फेयर व्यू दे। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो डिटेल्स है वो सही हो, आप झूठी डिटेल्स या फिर गलत डिटेल्स उसके बारे में ना डालें। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, इसी का एक सेकंड पार्ट रह गया है कि एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन इफेक्टेड एट बोथ एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स ब्रांच। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है और उसकी कोई ब्रांच है, तो कंपनी जो है वो कहती है आपको दोनों का डेटा मेंटेन करना है। जब कोई ट्रांजेक्शन ऐसी जो ऑफिस में, ऑफिस का मतलब जो होम ब्रांच है, ओके, होम ब्रांच तो इनलैंड हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हेड ऑफिस है, अगर हेड ऑफिस में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है और वो ट्रांजैक्शन अफेक्ट करती है किसको, ब्रांच को भी, तो ये जो ट्रांजैक्शंस अफेक्ट करती है इनका रिकॉर्ड रखना भी
जरूरी है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस वन, डी पॉइंट, कंपनी में कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। कंपनी चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में यानी कि कंप्यूटर्स पे भी अपने इस डेटा को सेव कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है। अब बात आती है ई पॉइंट, प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंडिया में किसी और प्लेस पे रखा जाए तो उसको किसी और प्लेस पे भी रखा जा सकता है। बट इसके लिए आपको क्या करना है, जिस दिन आप सोचे कि हमें यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस के बजाय इधर किसी दूसरी जगह पर रखना है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो 7 डेज के अंदर अंदर क्या करेंगे, ROC को एक नोटिस देंगे राइटिंग में कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस के बजाय यहाँ पर रखना चाहते हैं, और उसके बाद आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस जगह पे अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर रख सकते हैं। नाउ लुक एट दिस वन, इफ केप्ट, ये हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू दिस वन, इफ देयर इज अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इट शुड बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द अबव प्रोविजंस। अगर कि कोई ऐसी कंपनी है जिसका ब्रांच ऑफिस इंडिया में है और इंडिया के बाहर है यानी कि आउटसाइड इंडिया है, तो हम सपोज करके चलेंगे कि इस कंपनी ने कंप्लाई करा है। कंप्लाई का मतलब कि जो आउटसाइड इंडिया वाली इसकी ब्रांचेस है उसके साथ भी जो ट्रांजेक्शन हुई है, जो ट्रांजेक्शन से अफेक्ट हुआ है, वो सब रिकॉर्ड मेंटेन्ड है ऑलरेडी। और नाउ कमिंग टू दिस वन, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन अफेक्टेड एट ब्रांच ऑफिस आर केप्ट एट दैट ऑफिस। अगर ब्रांच में कोई सिर्फ ट्रांजेक्शन अफेक्ट होती है तो ब्रांच में ही रखी जा सकती है उसकी बुक्स। जो प्रॉपर समराइज रिटर्न है पीरियोडिकली आर सेंड बाय ब्रांच टू द कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, ब्रांच क्या करेगी, यहाँ पे देखिए ऊपर ये रहा कि ब्रांच जो है हेड ऑफिस को यानी कि कंपनी को डेटा भेजेगी अपनी ट्रांजेक्शन्स का। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑब्लिगेशंस कंपनी के। नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बेसिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 क्या कहता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मतलब ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती है, किस चीज को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। देखिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एनपीओ के लिए क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो, और ये एप्लीकेबल किसके लिए नहीं है, ओपीसी यानी कि 1% कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ डोरमेंट कंपनीज को भी नहीं है। डोरमेंट कंपनीज होती है इनएक्टिव कंपनीज, जो कि सिर्फ रजिस्टर हो गई लेकिन कोई एक्टिविटीज नहीं करती है। नाउ कमिंग टू दिस वन, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होगी, सपोज कीजिए जब मैंने बिजनेस शुरू करा, कंपनी स्टार्ट करी, तो इक्विटी में अप्रैल मंथ में जब से मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ, मेरे पास 1 लाख के शेयर्स थे। ओके, नाउ एट द एंड इसमें से मैंने 30,000 के शेयर्स रिडीम कर दिए। उसके बाद मैंने दोबारा से 20,000 के शेयर्स इशू करे, यानी कि यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट ईयर 31 मार्च आएगी तो यहाँ पे इक्विटी में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सी लुक एट दिस वन, ये सब इक्विटी को चेंज कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स, ये नोट्स टू अकाउंट्स आप समझते ही है। तो ये सब मिलाकर के हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। नाउ कमिंग टू द रिक्वायरमेंट्स एज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बैलेंस शीट वाला, कि एक कंपनी है उसकी बैलेंस शीट में यहाँ पे एसेट्स लिखे हुए हैं 10 लाख के। अब सपोज कीजिए कंपनी के पास वाकई में 10 लाख के एसेट्स है या नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। वो हमें पता चलेगा अकाउंट से। अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि कंपनी के ऑडिटर, यानी कि ध्यान दीजिएगा, ऑडिटर की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, नाउ सपोज ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि हाँ कंपनी के पास 10 लाख के एसेट्स है, तो अब यहाँ पर हम बिलीव कर लेंगे कि कंपनी के पास 10 लाख के एसेट्स है। इसका मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हमको कैसा व्यू दे रही है, ट्रू एंड फेयर, मतलब कि वो बिल्कुल सही एग्जैक्ट हमें पोजीशन बता रही है कंपनी की। नाउ कमिंग टू दिस वन, कंप्लाई विद नोटिफाइड एएस। नोटिफाइड एएस यानी कि जैसे हर एक के रिगार्डिंग एएस होते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हो गया, 2 है, ठीक है। तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हम ये मान करके चलेंगे कि कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। Coming to this one, be in such form specified in Schedule 3 to the Companies Act 2013. Okay, Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मेट रहेगा Schedule 3 के अकॉर्डिंग कंपनी उसी तरह से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगी। Now coming to this one, consolidated financial statement section 129 subsection 2. उससे पहले मैं आपको कंसोलिडेशन का एक बार मतलब यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। सपोज कीजिए मेरी एक कंपनी है ए लिमिटेड। ओके, अब इस कंपनी की कुछ सब्सिडरीज है, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड।
अब यहाँ पे जब मैं अपने अकाउंट्स बनाऊंगी तो मैं एक तो अपनी ही सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी ए लिमिटेड की, उसके बाद ये जो ए लिमिटेड की सब्सिडरीज है इनकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लोग इंडिविजुअली भी बनाएंगे, और एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी बनेगी कि इसकी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे ए लिमिटेड के एसेट्स प्लस यहाँ पे बी लिमिटेड के, सी लिमिटेड के और डी लिमिटेड के एसेट्स, ये तीनों के एसेट्स अब हम क्लब करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बनाएंगे। यानी कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की बनेगी वो तो रहेगी, और साथ ही साथ एक कंसोलिडेटेड यानी कि जो हमारी सब्सिडरीज हैं इनकी एक कंबाइंड स्टेटमेंट भी हमें बनानी होगी। ओके, अब इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। जो यहाँ पे हमारे कंप्लायंस करेगा कि हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है कंपनी की और उसकी सब्सिडरीज की। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसको हमें एजीएम में रखना भी होगा, और उसके बाद ये जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हम इसके साथ अटैच करेंगे एक सेपरेट स्टेटमेंट जिसके अंदर साइलेंट फीचर्स होंगे इसकी सब्सिडरीज की स्टेटमेंट्स के। ओके, मतलब यहाँ पे जितने भी इसको बनाने में जो भी साइलेंट फीचर्स रहे होंगे, यहाँ पे जो भी इसके लूप होल्स है या फिर कुछ भी रिलेटेड है सब्सिडरीज से, वो सब वहां पे डेटा हमें शो करना पड़ेगा। ओके, नाउ कमिंग टू दिस वन कि स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स। अब कौन कौन से स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना जरूरी है, इसको हम बहुत ही जल्दी से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें आप जानते होंगे, जैसे कि कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल फॉर इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे वो कंपनी के पास होने चाहिए। कंपनी की जितनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑफर रहेंगे वो भी उसके पास होने चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था बुक बिल्डिंग वाली में, कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जब अपने जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को ही कंपनी के शेयर्स बेच देते हैं, तो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई भी कंपनी ने सिक्योरिटीज को खरीदा है, बेचा है, वो सारे रिकॉर्ड्स हमें रखने हैं। रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ चार्जेस में कंपनी किसकी बात कर रही है, सपोज कीजिए मेरे पास कोई एसेट है, लेकिन मैंने इस एसेट को क्या करा, आपको एक टर्म याद होगी सिक्योर डिबेंचर्स, क्लास में भी हमने कई बार इस टर्म को डिस्कस किया है। सिक्योर डिबेंचर्स क्या है, जिनको डिबेंचर इशू करके हमने कोई सिक्योरिटी को रखा हुआ है, यानी कि कोलेटरल गिरवी रख दिया है कि अगर हम डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस नहीं दे पाए तो वो हमारे इस एसेट को बेच सकते हैं और अपना पैसा ले सकते हैं। सपोज करिए मैंने अपनी मशीनरी 5 लाख की एज अ सिक्योरिटी रख दी है। अब अगर मैं डिबेंचर का पैसा नहीं दे पाई तो डिबेंचर होल्डर्स क्या करेंगे, इस 5 लाख की मशीनरी को बेच करके अपना पैसा ले लेंगे। यानी कि जो मेरी ये मशीनरी है इस पे क्या है, ध्यान दीजिए, क्या है, इस पे चार्ज है। एक तो मुझे बोलने के लिए कोई नहीं मिलता ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कम आता है वीडियोस बनाते हुए। आज से हम इसको अपने साथ में रखेंगे और यहाँ पे हम इसको हम ये देखेंगे कि ये साथ में चलो पढ़ रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस वन, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। सिंपल सी बात है, आप समझ ही गए होंगे। इंडेक्स ऑफ नेम्स, इंडेक्स ऑफ नेम जो है ये आपका एसोसिएटेड है इसी के साथ। जो सेक्शन 88 के 1, 2, 3, 4 ये चारों पॉइंट्स है, ये मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने आपके लिए सेक्शन इसका ही पूरा एक वो लिया हुआ है, हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन 88 का जो फर्स्ट पार्ट था उसको हम समझ चुके हैं, रजिस्टर ऑफ चार्जेस कि किसी भी एसेट पे अगर कोई चार्ज है। दूसरा है कि इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स में क्या होता है कि जो रजिस्टर मेंटेन करा है हमने सबसेक्शन 1 में, तो इसके अंदर नेम्स होने चाहिए। मतलब नेम्स क्या कि किस किस के नाम उस सिक्योरिटी पे है, कौन कौन से लोग उस सिक्योरिटी पे क्लेम कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, सेक्शन 88(3), इसमें क्या है, रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियल ओनर। अब बेनिफिशियल ओनर क्या है, जो रजिस्टर और इंडेक्स है बेनिफिशियल ओनर्स का, कंपनी वो भी मेंटेन करेगी कि यहाँ पे किस पर्पस के लिए पूरा इंडेक्स मेंटेन किया गया है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, यहाँ पर क्या है, फॉरेन रजिस्टर। फॉरेन रजिस्टर के अंदर क्या होगा कि अगर कंपनी के पास कोई फॉरेन में भी सपोज कीजिए उसकी ब्रांच है, तो फॉरेन के मेंबर्स कौन है, उनके डिवेंचर होल्डर्स वगैरह, तो इस तरह की सारी चीजें कंपनी को मेंटेन करके रखनी है। नाउ कमिंग टू दिस वन, वंस अगेन कॉपीज ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न यानी कि जो भी कंपनी फाइल करती है रिटर्न्स वगैरह उसकी कॉपीज होनी चाहिए। मिनट बुक्स, कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होती है उसकी मिनट बुक कंपनी को बना करके रखनी है। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स इन केएमपी, उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनका रजिस्टर होना चाहिए प्रॉपर कि कौन कौन डायरेक्टर है, केएमपीज कौन कौन है, की मैनेजेरियल पर्सोनल कौन है,
कंपनी के रजिस्टर ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं। इंटर कॉर्पोरेट लोन क्या होते हैं, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है। सपोज कीजिए रिलायंस लिमिटेड अलग कंपनी है, ओके नाउ जियो इसकी जो है वो सब्सिडरी है या फिर एक अलग ही कंपनी समझ लीजिए। अब ये यहाँ पे क्या है, ये इसको अगर लोन देती है तो यहाँ पे जब ये इसको लोन दे रही है तो ये क्या कहलाएगा, इंटर कॉर्पोरेट लोन, कि कॉर्पोरेशन ने दूसरी कॉर्पोरेशन को लोन दिया है। तो इसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कंपनी के पास। कंपनी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगी उन सबका रिकॉर्ड होना चाहिए कंपनी के पास। और कंपनी के पास रजिस्टर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स का या फिर एग्रीमेंट्स का, जो कि उसने किसके साथ किया है, डायरेक्टर के साथ किया है। और कौन सी कॉपी, ये सारी कॉपीज भी कंपनी को संभाल के रखनी है जो कि उसने सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किया है एमडी और डब्ल्यूटीडी के साथ। एमडी स्टैंड्स फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डब्ल्यूटीडी स्टैंड्स फॉर होल टाइम डायरेक्टर। ओके, सो इसी के साथ साथ हमारा स्टैट्यूटरी रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे खत्म हुआ। नाउ कमिंग टू अ पॉइंट, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रजिस्ट्रार। ध्यान दीजिएगा, ये जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है इसको एजीएम की डेट से, जिस दिन हमारी एजीएम हुई है उस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज हमें ये किसको देनी है, सबमिट करानी है, आरओसी को। ओके, हमें हमेशा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर साल की आरओसी को सबमिट करानी पड़ती है। और यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि सपोज कीजिए हमारी जो एजीएम है ये किसी कारण से एडजर्न हो जाए, यानी कि पोस्टपोन हो जाए, ठीक है, या फिर इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट ही नहीं करा क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शायद कुछ गलतियां नहीं होगी तो अडॉप्ट नहीं करा होगा, तब भी हमें क्या करना है कि आरओसी को 30 दिन के अंदर ही अंदर, मतलब ये जो अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेगी या फिर अर्जन एजीएम के साथ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगी वो इसको यहाँ पे सबमिट करनी है। तो यानी कि इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी अर्जन हो गई है एजीएम या फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुई है, आपको 30 दिन के अंदर सबमिट तो करना ही है। और फिर सपोज कीजिए जो रेक्टिफाइड स्टेटमेंट्स होगी वो बाद में आप उसको सबमिट कर देंगे, लेकिन विद इन 30 डेज आपको एजीएम के बाद उसको सबमिट करना ही पड़ेगा। नाउ कमिंग टू दिस थिंग कि ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन फाइल करना, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको आपको एनसीए के पोर्टल से समझाना चाहूंगी।